जय हिंद। आप सभी आर्मी वर्दी लवर्स का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं आर्मी अग्निवीर 2025 के लिए जीके जीएस के बार बार पूछे जाने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में बार बार आते हैं। और आज वाले ये टेस्ट में हम लगभग 50 क्वेश्चंस का हम ये टेस्ट रखने वाले हैं। इसमें 50 क्वेश्चंस आपका होने वाला है जो आपके एग्जाम्स में आते हैं। और आज सभी को 45 प्लस स्कोर करना है। कोई भी स्टूडेंट इससे कम स्कोर बिल्कुल भी नहीं करेगा। इससे कम स्कोर हो रहा है, इसका मतलब है कि आपको अभी और ज्यादा तैयारी की आवश्यकता है। अभी आपकी तैयारी है वो पूरी नहीं हुई है, ठीक है। और आपकी तैयारी चेक करने का बहुत अच्छा मौका आपके सामने ये मिल रहा है। चलिए, आप बिना देरी के शुरुआत करते हैं। और क्या स्कोर रहता है ये सभी कमेंट करके जरूर बताना। कम रहता है तो भी बताना, ज्यादा रहता है तो भी बताना। कम रहेगा तो उसके लिए कुछ ना कुछ आपके लिए जरूर लेके आएंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन साहब की स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है कि हड़प्पा स्थल रंगपुर किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है। जो रंगपुर है वो हमें बताना है कि कौन से राज्य में स्थित है, या रंगपुर है वो कौन से राज्य में स्थित है, अपने को बताना है। हड़प्पा स्थल है तो ये रंगपुर कहां पर है, तो रंगपुर कहां पर हो जाएगा, गुजरात में हो जाएगा। गुजरात में रंगपुर है। इसके अलावा लोथल भी आपसे पूछा जाता है, वो भी कहां पर स्थित है, वो भी आपका गुजरात में स्थित है। हरियाणा का भी आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो राखीगढ़ी कहां पर हो जाएगा, राखीगढ़ी भी कहां पर हो जाएगा, अपना हरियाणा में हो जाएगा। और पंजाब का आपसे पूछे तो पंजाब में रोपड़ नामक स्थान हो जाएगा, जो आपके एग्जाम्स में दिखता है। ये है जो बार बार आपके एग्जाम्स में आते हैं। लोथल हो गया, रंगपुर हो गया, राखीगढ़ी हो गया, रोपड़ हो गया, इन सभी को अपने को याद रख लेना है, ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता अगर आपको याद नहीं है तो जीके वाली प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है आपका कि रजिया निम्नलिखित में से किस वर्ष में दिल्ली की सुल्तान बनी थी। तो जो रजिया सुल्तान है वो आपको बताना है कि दिल्ली की सुल्तान कब बनी, ठीक है। तो रजिया सुल्तान क्या हो जाएगी, महिला शासिका हो जाएगी, दिल्ली की महिला शासिका हो जाएगी। और ये कब बनी थी भाई, ये बनी थी सन 1236 में। कब बनी थी, 1236। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बस इतना ही याद कर लो, ज्यादा आपसे कुछ पूछता नहीं है। हाँ चलो, भारत में ब्रिटिश शासन के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। भारत में ब्रिटिश शासन के पहले गवर्नर जनरल कौन हो जाएंगे, तो ब्रिटिश शासन के पहले गवर्नर जनरल कौन हो जाएंगे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वोरेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने बी किया है उसका बिल्कुल करेक्ट है। देखो, मैंने पहले बोला है कि टॉप 50 क्वेश्चंस है, तो इस टेस्ट को आप देते हुए चलना। आप हर एक क्वेश्चंस का आंसर कमेंट भी कर सकते हो, इस तरीके से भी चल सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा। देखो, आज बिल्कुल इजी क्वेश्चंस आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। आज पूरे के पूरा पेपर 3 से ज्यादा बार आपको दिखाई देगा, क्योंकि आपके एग्जाम्स में 15 क्वेश्चंस आते हैं ना, तो 50 क्वेश्चंस है तो 3 से ज्यादा बार हो गया, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि सर रिचर्ड स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारतीय राजनीति समूह से सहयोग प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत भेजा गया था। तो सिंपल भाषा में आपको बताना है कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया। क्रिप्स मिशन भारत कब आया ये अपने को बताना है। तो क्रिप्स मिशन है वो भारत कब आया, 1942 में। कब आया, 1942 में। 1942 में भारत में क्या चला था, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत भी कब हुई थी, 1942 में ही भारत छोड़ो आंदोलन की क्या हुई थी भाई, शुरुआत हुई थी। जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, अगस्त क्रांति या अगस्त आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अभी नेवी के एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है ये। अभी नेवी के एग्जाम्स में पूछा गया कि भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या था, तो अगस्त क्रांति या अगस्त आंदोलन इसका नाम हो जाएगा। तो क्रिप्स मिशन कब आया, 1942 में। चलो आगे बढ़ते हैं कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष भगवान शिव मंदिर जो कि यूनेस्को के विश्व धरोहर के स्थल के रूप में निर्देशित है, कहां पर स्थित है।
यानी जिसको विश्व धरोहर में शामिल किया गया है, जिस स्थल को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है वो कहां पर स्थित है? नाम क्या है? विरूपाक्ष, भगवान शिव का मंदिर। और विरूपाक्ष से लेकर एक मूवी भी बनी थी भाई, एक मूवी भी बनी थी अभी। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? कहां पर स्थित है ये? तो ये स्थित हो जाएगा कहां पर? अपने कर्नाटक में स्थित हो जाएगा। कहां पर स्थित है भाई? कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, कर्नाटक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि इला अरुण और अल्लाह जिलाई बाई किस राज्य की लोक गायिकाएं हैं? ये अपने को बताना है। इला अरुण और अल्लाह जिलाई बाई है किस राज्य की लोक गायिकाएं हैं? आप सभी को मैंने कितनी बार बोला है कि संगीत वगैरह से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएगा और उनको जो करने वाले लोग हैं उनसे भी आपसे एग्जाम्स में पूछा जाएगा। तो बताइए कौन से राज्य से हैं? तो ये कौन से राज्य से हो जाएंगे भाई? ये हो जाएंगे राजस्थान राज्य से हो जाएंगे। और राजस्थान राज्य में कौन सा कौन सा नृत्य होता है? ये तो गायिकाएं हैं। तो जो कथक नृत्य है ना अपना, कथक, एग्जाम्स में ऑप्शन में यूपी दिया हुआ तो यूपी हो जाएगा, उसके बाद यूपी नहीं दिया हुआ तो राजस्थान हो जाएगा। ये शास्त्रीय नृत्य है जो आपसे एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये याद रख लेना, कथक हो जाएगा। इसके अलावा अगर नृत्य की बात करें तो घूमर हो गया। तो ये सारी चीजें हैं वो कहां पर होती हैं? राजस्थान में होती है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य त्रिपुरा राज्य से संबंधित नहीं रखता? तो आपको सभी राज्य के सभी नृत्य याद करने हैं, तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है भाई क्वेश्चन, बहुत अच्छा है। कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य है वो त्रिपुरा राज्य से संबंधित नहीं है? बताइए कौन सा हो जाएगा? मुखोटा नृत्य, वांगला नृत्य, होजागिरी नृत्य या गरिया नृत्य? तो गरिया नृत्य क्या हो जाएगा भाई? गरिया नृत्य हो जाएगा अपना कहां से स्थित है? त्रिपुरा से स्थित है। ठीक है, गरिया नृत्य है वो कहां से है? त्रिपुरा से संबंधित है। ठीक है, त्रिपुरा से संबंधित है। इसके अलावा होजागिरी भी है, ये भी त्रिपुरा से संबंधित है। इसके अलावा वांगला नृत्य है, ये भी त्रिपुरा से स्थित है। तो मुखोटा नृत्य है वो क्या हो जाएगा? त्रिपुरा से संबंधित नहीं है। और जो मुखोटा नृत्य है ये कहां पर होता है? ये अपना अरुणाचल प्रदेश में होता है। कहां पर होता है? अरुणाचल प्रदेश, जहां पर सूर्य सबसे पहले उगता है। तो भारत में सूर्योदय की भूमि है वो कौन सा हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, नृत्य है ना। अब अपनी जो टॉपिक वाइज क्लास आएंगी मैं उनमें आपको सारे नृत्य याद करवाऊंगा। सारे के सारे नृत्य हैं वो मैं आपको याद करवाने वाला हूं, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। चलो अब यहां पर बात आई है तो थोड़े से नृत्य मैं आपको याद करवा देता हूं जो शास्त्रीय नृत्य आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, पहला तो हमने कथक कर ही लिया है कि कथक है वो कहां पर होता है? कथक, कथक हो जाएगा अपना यूपी में। इसके अलावा भरतनाट्यम, भरतनाट्यम क्या ट्रिक से याद करवाया था? भारत की बात हो रही है तो हमें भारत के लोगों को कैसे रहना चाहिए? मिलजुल के। तो क्या हो जाएगा? तमिलनाडु, मिल यानी मिलजुल के हमें रहना चाहिए। इसके अलावा भरतनाट्यम की बात करें तो कथकली, कथकली, कथकली कै और ल है तो क्या बताया था? केरल लिख लो, स्टार्टिंग में कैसे और लास्ट ल से केरल हो जाएगा। और केरल से एक दूसरा और है मोहिनीअट्टम। ठीक है, मोहिनीअट्टम भी कहां पर हो जाएगा? केरल से हो जाएगा। इसके अलावा हम और बात करें तो ओडिसी उड़ीसा से हो जाएगा, मणिपुरी मणिपुर से हो जाएगा। ठीक है, स्त्रिया नृत्य, जो स्त्रिया है वो कहां से हो जाएगा? वो अपना असम से हो जाएगा, स्त्रिया नृत्य हो जाएगा। ठीक है, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी तो ये कहां से हो जाएगा? कुचिपुड़ी किसको नहीं देनी चाहिए? आंध्र व्यक्ति को, तो आंध्र प्रदेश से हो जाएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश से हो जाएगा। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और 3 मैंने आपको बता दिए 8। तो
8 हमारे क्या है, शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा नौवा भी बोल दिया जाता है, तो नौवा कौन सा हो जाएगा, छऊ नृत्य हो जाएगा। ठीक है, साहित्य अकादमी के अनुसार 8 है और हमारे यहाँ पर जो मंत्रालय है उसके अनुसार 9 है, तो नौवा कौन सा है, छऊ है। और छऊ के भी 3 पार्ट हैं। ठीक है, चलो जैन त्योहार पर्युषण पर्व हर साल हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाया जाता है। पर्व और त्योहार वाला क्वेश्चन, आज वाले क्वेश्चन में आपको लगेगा कि हाँ आज लेवल आया है, आज मजा आ रहा है, आज मजा आ रहा है। तो बताओ, तो ये कौन से महीने में होता है, ये अपने को बताना है। तो ये होता है भाई भाद्रपद में। कब होता है, भाद्रपद में ये हो रहा होता है। ठीक है, जो जैन त्योहार है ये कब हो रहा होता है, भाद्रपद में हो रहा होता है। इसका नाम याद कर लो, पर्युषण पर्व। ठीक है, भाद्रपद। और एग्जाम्स में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पर्युषण पर्व है वो कौन से धर्म से संबंधित है या किन का त्योहार है, तो जैन धर्म के लोगों का त्योहार है और हिंदू कैलेंडर के अनुसार भाद्रपद में आता है, जिसको हम सिंपल भाषा में भादवा बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में मैक्लोडगंज नामक एक प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल अवस्थित है। और आपको पता है ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आता है, आर्मी अग्निवीर में एक क्वेश्चन फिक्स आता है कि कौन सी जगह कहां पर स्थित है, ये आपको जरूर बतानी है। ठीक है, कौन सी जगह है वो कौन सी जगह पे स्थित है, ये अपने को बताना है। एग्जाम्स में हर बार आता है, पिछली बार भी आया था, इस बार भी आएगा, तो इसके लिए आपको तैयार रहना है। ठीक है, तो कहां पर हो जाएगा, ये पश्चिम है भाई, पश्चिम नहीं, पश्चिम बंगाल है। ठीक है, तो बताइए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन से राज्य में स्थित है, मैक्लोडगंज। ठीक है, मैक्लोडगंज बहुत प्रसिद्ध जगह है मैक्लोडगंज। तो ये कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में। कहां पर स्थित हो जाएगी, हिमाचल प्रदेश में हो जाएगी। एक और पूछता हूं, जो एग्जाम्स में पूछा गया था कि रानीखेत कहां पर स्थित है, पिछली बार आया हुआ क्वेश्चन है। रानीखेत है वो कौन से राज्य में स्थित है, ये आप सभी कमेंट करके बताओगे। रानीखेत एग्जाम्स में आया हुआ है भाई पिछली बार। ठीक है, तो कमेंट करके बताना है। तो मैक्लोडगंज कहां पर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। रानीखेत भी आपसे एग्जाम्स में पूछा जाता है। बराबर की गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं जो महाराष्ट्र में स्थित हैं, वो बार बार आपके एग्जाम्स में आती हैं, लेकिन कुछ नए क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। जैसे ये है, बराबर की गुफाएं हैं वो कहां पर स्थित है, कौन से राज्य में स्थित है, ये अपने को बताना है। तो अजंता और एलोरा की मैंने आपको बता दिया महाराष्ट्र में है, तो बराबर की गुफाएं कहां पर हो जाएंगी, ये बिहार में स्थित है। कहां पर स्थित है, बिहार राज्य में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। जिसको याद नहीं है, आज वाला पेपर आपके छक्के छुड़ा देगा। जो बोलते रहते हैं ना कि सर जी इजी इजी क्वेश्चंस, आज बताओ आज इजी नहीं है, आज धागे खुलने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पढ़ने के लिए मोटिवेट होना है ना, तो अच्छे लेवल का अगर पेपर आ गया तब कैसे आप करोगे, ये आपको देखना है। देखो क्या है, संविधान सभा की निम्नलिखित में से कौन सी समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति रहे हैं, इनके बारे में आपको बताना है। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तथ्यों में थे, तो राष्ट्रीय ध्वज से थे भाई। वित्त और कर्मचारी संबंधित समिति में थे, तो बिल्कुल थे। प्रक्रिया के नियमों पर समिति में थे, बिल्कुल थे। संघीय शक्तियों के संबंध में जो ये वाली समिति है, इसमें नहीं थे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में आपको जो भी पढ़ाया है वो अपने को याद रख लेना है, आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है भाई, और आएगा जरूर, ये याद रख लेना, जरूर आपसे आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत पर खाद्य असुरक्षा को इंगित करता है, बताओ। तो कौन सा कारण है जो भारत में खाद्य, ठीक है, खाद्य या खाद्य आप लिख सकते हो इसको, खाद्य असुरक्षा को अंकित करता है। तो क्या है भाई, इसमें क्या है, भूख और कुपोषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भूख और कुपोषण। क्या हो जाएगा, भूख और कुपोषण।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। तो आपको बताना है कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है। तो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप आराम से इसका आंसर कर सकते हो कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है या नहीं है, ये आपको बताना है भाई। नहीं है, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, ठीक है, नहीं है, नहीं वाला टाइप नहीं हुआ है, तो आपको ये बताना नहीं है, ठीक है, क्योंकि बाकी सारे हैं भाई। तो कौन सा हो जाएगा, गोवा हो जाएगा, क्योंकि गोवा क्या है, राज्य है। गोवा क्या है भाई, राज्य है, ठीक है। बाकी क्या हो गए, केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे। लक्षद्वीप हो गया, पुदुचेरी हो गया, चंडीगढ़ हो गया, ये सारे के सारे अपने लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश हैं। गोवा नहीं है क्योंकि गोवा राज्य है। ये नहीं वाला है, वो टाइप नहीं हुआ है, ठीक है। ये मिस्टेक हो जाती है तो भाई सही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आपको पता है ना। चलो आगे है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग अवशोषित या विकसित ऊष्मा को मापने के लिए किया जाता है। किस उपकरण का प्रयोग अवशोषित या विकसित ऊष्मा को मापने के लिए किया जाता है, ये अपने को बताना है। साइंस का बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको देखने में, इसलिए तो हमने जीके जीएस भी रखा है। देखो साइंस के थोड़े कम क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे जरूर। और ये आपने बार बार सुना होगा, अगर आप यूट्यूब वगैरह देखते हो, थोड़े से फिटनेस वगैरह पे ध्यान देते हो, तो आपको जरूर पता होगा कि जो कौन सा उपकरण है जो अवशोषित ऊष्मा या विकसित ऊष्मा को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हम जो खा रहे होते हैं उससे हमें कैलोरी मिल रही होती है, कितनी कैलोरी हम ग्रहण कर रहे होते हैं, तो ये अपने को नापा जाता है किसके द्वारा, कैलोरीमीटर के द्वारा, ठीक है, कैलोरीमीटर के द्वारा है उसको मापा जाता है। आगे देखिए, हवा में गर्म किए जाने पर सिंदूर खालिस्तान के ऑक्साइड में परिवर्तित होता है। तो ये क्वेश्चन दो तरीके से आपके एग्जाम्स में आता है। ये क्वेश्चन है दो तरीके से आपके एग्जाम्स में आता है। एक तो ऐसे पूछा जाता है कि सिंदूर में कौन सा ऑक्साइड पाया जाता है, ठीक है, और दूसरा ऐसा कि हवा में गर्म किए जाने पर सिंदूर खालिस्तान के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो ये हो जाएगा भाई मरकरी के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। किसके, मरकरी के ऑक्साइड में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। जब पानी में नमक डाला जाता है तो इसके क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। आपने देखा होगा, घर में देखा होगा, अगर आप करते होगे तो आपको भी पता होगा कि जब भी आप आलू उबालते होगे या आप अंडा उबालते होगे तो इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया जाता है। क्यों, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे क्वथनांक में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, ठीक है, क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो जब पानी में नमक डाला जाता है तो क्वथनांक में क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी वृद्धि हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा, नमक इसलिए डाला जाता है ताकि जल्दी गल जाए, जो गलने का समय है, जो पकने का समय है वो क्या हो जाए, कम हो जाए, इसलिए हम नमक डालते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक साधारण स्थायी उत्तक है, ये अपने को बताना है कि इनमें से कौन सा एक साधारण स्थायी उत्तक है, ये अपने को बताना है, बताओ, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, तो दोनों में से कोई किसी को कंफ्यूज नहीं होना। तो साधारण स्थायी उत्तक आपको बताना है, तो क्या हो जाएगा, मर्दूतक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मर्दूतक क्या हो जाएगा, स्थायी उत्तक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आज मजा आ रहा है ना क्वेश्चंस करने में। अभी तक 18वां क्वेश्चंस आ रहा है, बहुत कम क्वेश्चंस हुए होंगे, तो थोड़ा गुस्सा भी आ रहा होगा, क्लास को छोड़ने का मन भी कर रहा होगा, है ना। हाँ वही चीज है, क्योंकि अच्छी चीजें हर किसी को हजम नहीं होती। ईईजी एक परीक्षण है जिसका उपयोग मस्तिष्क में विद्युत गतिविधि के आकलन के लिए किया जाता है। ईईजी के सही पूर्ण रूप का आपने को चयन करना है, सही पूर्ण रूप आपको बताना है। सबसे पहले तो याद कर लो, एग्जाम्स में आता है कि ईईजी किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये मस्तिष्क की जांच के लिए प्रयोग किया जाता है।
ईईजी का यूज किस लिए होता है? मस्तिष्क की जांच के लिए होता है। और इसकी फुल फॉर्म आपको सही पूर्ण रूप आपको बताना है, तो इसका पूर्ण रूप हो जाएगा इलेक्ट्रो, एक इसे तो क्या हो गया? इलेक्ट्रो हो गया, ठीक है। फिर इनको और ग्राम हो जाएगा, ठीक है। इंसेफेलोग्राम, इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम हो जाएगा, इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये अपने को याद रख लेना, ठीक है। ऐसे याद रख लो, ई से तो इलेक्ट्रो हो गया और जी से ग्राम हो गया, बाकी तो किसी और में लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। हाँ बस चलो। और ये एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन से आपको दिख रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रसोई उत्पाद मधुमक्खी के डंक को बेअसर करने में मदद करता है? बताओ। मधुमक्खी आपको खा जाती है ना, तो उसका डंक से आपको सूजन होने लग जाती है, तो कौन सा पदार्थ है जो उसके डंक को बेअसर करता है, यानी उसके असर को खत्म करता है? तो कौन सा हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका बेकिंग सोडा। जो बेकिंग सोडा होता है ना, उसकी यहां पर बात हो रही है, बेकिंग सोडा। भारतीय आर्थिक सुधारों के जनक का नाम बताइए। भारतीय आर्थिक सुधारों के जनक का नाम क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और एग्जाम्स में जब भी क्वेश्चन आया है बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है भाई, ठीक है। और कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। बताइए, भारतीय आर्थिक सुधारों के जनक का नाम क्या है? तो क्या हो जाएगा? पीवी नरसिम्हा राव जी, पीवी नरसिम्हा राव जी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, और वर्तमान में नहीं है, पूर्व प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। और इकोनॉमिक्स भी रहे हैं। चलो, वी आर डिस्प्लेस्ड पुस्तक के लेखक कौन है? इंपोर्टेंट पुस्तक है भाई, जिनके द्वारा लिखी गई है उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये पाकिस्तान से संबंधित है। बताओ, वी आर डिस्प्लेड बार बार एग्जाम्स में आने वाली पुस्तक है। वी आर डिस्प्लेड याद करवाई हुई है मैंने आपको पुस्तकों में। तो वी आर डिस्प्लेड पुस्तक है, वो किसकी है भाई? यहां पर हो जाएगा मलाला यूसुफजई की। किसकी हो जाएगी? मलाला यूसुफजई की। और एक दूसरी और पुस्तक है जो पूछी जाती है मलाला यूसुफजई की, उसमें मलाला नाम आता है। उसको याद करने की ट्रिक है, उसमें मलाला नाम याद आता है, लिखा हुआ है उस पुस्तक में। और ये है वी आर डिस्प्लेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में और हर टाइप के एग्जाम्स में आई है, सिर्फ आर्मी में नहीं, हर प्रकार के, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे रेलवे का हो, या कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम्स हो, ये बार बार पूछा जाता है। आगे है द सबस्टेट्स एंड द शैडो किसकी आत्मकथा है? द सबस्टेट्स एंड शैडो किसकी आत्मकथा हो जाएगी? और ये आप सभी को याद होगी क्योंकि मैं आपको करवा चुका हूं, द सबस्टेट्स एंड द शैडो। तो ये किसकी हो जाएगी भाई? ये दिलीप कुमार जी की हो जाएगी, ठीक है। दिलीप कुमार, जिनका नाम यूसुफ खान भी था, क्योंकि एग्जाम्स में ऑप्शन में कभी कभी यूसुफ खान भी लिखा जाता है। तो दिलीप कुमार या यूसुफ खान की हो जाएगी, ठीक है। ये बॉलीवुड के सितारे रहे हैं, फेमस सितारे रहे हैं अपने जमाने के, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में नहीं है? तो गुजरात में नहीं है, तो रंगपुर क्या हो जाएगा? रंगपुर गुजरात में है। लोथल क्या हो जाएगा? ये भी गुजरात में है, मैंने आपको बताया था। और धोलावीरा क्या है? ये भी गुजरात में है। तो कौन सा हो जाएगा कि अमरी है वो गुजरात में नहीं है? क्या हो जाएगा भाई? अमरी है वो गुजरात में नहीं है। अमरी कहां है? गुजरात में नहीं है। धोलावीरा हो गया, लोथल हो गया, रंगपुर हो गया, ये गुजरात में हो जाएगा। तो याद कर लो, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध यात्री और लेखक मोहम्मद इब्न बतूता, प्रसिद्ध यात्री और लेखक मोहम्मद इब्न बतूता इंपोर्टेंट है, बार बार एग्जाम्स में अलग अलग तरीके से पूछता है। जिन्होंने 14वीं शताब्दी में भारत सहित कई देशों का भ्रमण किया, वे निम्नलिखित में से किस देश के निवासी थे? ये अपने को बताना है कि कौन से देश के निवासी थे, ठीक है। तो ये कौन से देश का था भाई? ये हो जाएगा मोरक्को। कहां का हो जाएगा? मोरक्को का हो जाएगा। इब्न बतूता मोरक्को, इब्न बतूता मोरक्को। और मोरक्को में अब कुछ होने वाला है, कुछ वर्ल्ड कप वगैरह होने वाला है 2026 में, बताओ। चलो आगे बताते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में सर जॉन लॉरेंस ने आधिकारिक रूप से
शिमला को ब्रिटिश साम्राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था, यह अपने को बताना है। तो सबसे पहले तो ये याद रख लो कि ग्रीष्मकालीन जो राजधानी है वो किसे घोषित किया गया था, तो ये घोषित किया गया था शिमला को। किसके द्वारा किया गया था? सर जॉन लॉरेंस के द्वारा है वो इसको घोषित किया गया था। कब किया गया था? तो ये किया गया था 1864 में। कब किया गया था? 1864 में हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शिमला बहुत प्यारी जगह है भाई, बहुत अच्छी जगह है। 1854 में अंग्रेजी सरकार द्वारा भारत में भेजा गया वुड्स का घोषणा पत्र, ठीक है, जिसको वुड्स डिस्पैच के नाम से भी जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित था? तो सबसे पहले वुड्स घोषणा पत्र को किस नाम से जानते हैं? वुड्स डिस्पैच के नाम से जानते हैं। और ये किससे संबंधित था? ये संबंधित था भारतीय शिक्षा से। ठीक है, किससे संबंधित था भाई? भारतीय शिक्षा से संबंधित था। ठीक है, भारत की शिक्षा से। और उस समय भारत की शिक्षा में बहुत ज्यादा बदलाव किए गए। चलो, जट जटिन निम्नलिखित राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में किसका सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य है? जट जटिन आपको बताना है। जट जटिन है वो कहां का लोक नृत्य है, ये अपने को बताना है। जट जटिन बताओ, बहुत प्रसिद्ध नृत्य है और बहुत बड़े राज्य का है। बताइए सभी आंसर। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जट जटिन बिहार का हो जाएगा। ठीक है, बरबरा गुफाएं कहां की थी? वो भी बिहार की थी। और बिहार में एक त्योहार मनाया जाता है जो बार बार एग्जाम्स में आता है, उसका नाम आप सभी कमेंट करके अभी बताएंगे, फिर मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये बार बार एग्जाम्स में आता है, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। और बिहार के लोगों के लिए तो दिवाली से भी बड़ा त्योहार माना जाता है। तो क्या हो जाएगा भाई? वो हो जाएगा छठ पूजा। कौन सा हो जाएगा? छठ पूजा त्योहार हो जाएगा। याद रख लेना, एग्जाम्स में आता है। हर बिहारी दिवाली को घर जाए या ना जाए, लेकिन छठ पूजा पर जरूर जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भगवान अयप्पा को समर्पित सबरीमाला श्रीधरम वह मंदिर स्थित है? बताओ, सबरीमाला श्रीधरम मंदिर कहां पर स्थित है, ये आपको बताना है, जो भगवान अयप्पा को समर्पित है। देखो, एक तो आप ऐसे याद करो, लेकिन सारे के सारे ऑप्शंस क्या हैं? साउथ वाले ही दिए हुए हैं। तो ये क्या है, जैसे अयप्पा वगैरह नाम आ गया ना, तो ये कहां पर होगा? ये भाई नॉर्थ में तो है नहीं, तो कहां पर होगा? साउथ में होगा। तो अब आपको साउथ में बताना है कि कहां पर स्थित है ये। ठीक है, कौन से राज्य में स्थित है? अयप्पा नाम से कुछ याद आ रहा है? अयप्पा वगैरह नाम सुना हुआ कहां पर लग रहा है? तो केरल का हो जाएगा। कहां का हो जाएगा भाई? ये केरल में हो जाएगा। कहां पर स्थित है? केरल में स्थित है। ठीक है, बराबर की गुफाएं कहां पर स्थित हैं? तो ये कहां पर हो जाएंगे? ये तो आप बता दोगे। अरे अभी मैंने दोबारा से भी रिपीट करवा दिया था, बिहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। नदियों को जोड़ने, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, ठीक है, के कार्यक्रम के अंतर्गत खालिस्तान नदी से के नदी को जोड़ने का कार्य निर्माणाधीन है, ये अपने को बताना है। बताओ, यानी नदियों को जोड़ने के लिए जो इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स है, ठीक है, उस कार्यक्रम के अंतर्गत कौन सी नदी को के नदी से जोड़ा जा रहा है? तो कौन सी नदी को है वो के नदी से जोड़ा जा रहा है भाई? तो ये हो जाएगा, कौन सी नदी को जोड़ा जा रहा है? बेतवा नदी को। जो बेतवा नदी है उसको जोड़ा जा रहा है। ठीक है, चलो बताओ कैसे। पहले तो वीडियो को रोको और कमेंट करके सभी को बताना है कि आज के क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं, क्लास कैसी लग रही है। क्वेश्चंस का लेवल जो बोलते हैं ना सर जी इजी है, आज बिल्कुल भी इजी नहीं है ना। पेपर है, अच्छे लेवल का पेपर है, इजी वाला नहीं है, बहुत अच्छे लेवल का है। पृथ्वी गैस की एक परत से आच्छादित है, इसे खालिस्तान कहा जाता है। तो जो पृथ्वी है वो एक गैस की परत से बना हुआ है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं भाई वायुमंडल। क्या बोलते हैं उसको? वायुमंडल बोला जाता है। ठीक है, पृथ्वी में जो गैस का गुब्बारा है, ऐसे भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, पृथ्वी में जो गैस का गुब्बारा है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो वायुमंडल के नाम से जाना जाता है। उष्ण कटिबंधीय वर्षा के कारण होने वाले तीव्र अपरदन के कारण निम्नलिखित में से कौन सी प्रकार की मृदा की उर्वरकता कम हो जाती है? तो कौन सी प्रकार की जो
मृदा है यानी मिट्टी है उसकी उर्वरकता कम हो जाती है। लेकिन कारण है देख लो, उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण, जो उष्णकटिबंधीय वर्षा होती है उसके कारण ये हो रहा होता है। तो कौन सी मिट्टी की जो उर्वरता है वो कम हो जाती है? तो ये हो जाती है भाई कौन सी मिट्टी की? लैटराइट मिट्टी की, लैटराइट मृदा की हो जाएगी। ठीक है, लैटराइट मृदा की हो जाएगी। और एग्जाम्स में बार बार एग्जाम्स में आता है कि काली मृदा कौन सी फसल के लिए सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है? तो कपास के लिए काली मृदा है वो सबसे ज्यादा उपजाऊ, कपास। ठीक है, कॉटन, ठीक है, जिसको रुई बोल दिया जाता है ना वो वाला। चलो, जिससे अपने भैंस वाले बिनोले काकड़े निकलते हैं। ठीक है, बिनोले। ऊर्जा के एक आदर्श पिरामिड में यदि हरे पौधे द्वारा, ये आपके एग्जाम्स का नहीं है, चलो इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं भाई। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नहीं है ना दिक्कत? और फिर भी आंसर लेना चाहते हो तो ले लो भाई, इसका 5 जोल हो जाएगा। चलो, संविधान 14वां संशोधन, जो संविधान में 14वां संशोधन अधिनियम है 1962 में निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश शामिल नहीं था? तो ये आपको बताना है कि इनमें से कौन सा प्रदेश शामिल नहीं था, ये अपने को बताना है। बताओ कौन सा प्रदेश शामिल नहीं था? बताइए भाई कौन सा प्रदेश शामिल नहीं था? बताओ कौन सा शामिल नहीं था? सभी स्टूडेंट बताएंगे भाई कौन सा प्रदेश शामिल नहीं था, केंद्र शासित प्रदेश शामिल नहीं था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप हो जाएगा। इसको बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, ये मत बोलना गोवा नहीं है, क्योंकि गोवा राज्य मुझे भी पता है, लेकिन इसमें पूछा है कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश शामिल नहीं था, तो केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप शामिल नहीं था। इसलिए थोड़ा सोच के और अच्छे से इसका आंसर करना है। वैसे आपके एग्जाम्स में कि वो जो ऑप्शन है ना वो थोड़े इजी वाले आने वाले हैं, ऐसे कंफ्यूज वाले नहीं आएंगे। ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में महिला उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है? कितनी सीटों को आरक्षित किया गया है ये अपने को बताना है। महिला उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें? ठीक है, ग्रामीण और शहरी स्थायी निकायों की बात हो रही है, तो इसमें कितनी है भाई? 1/3 है, यानी 1/3, 3 में से 1। ठीक है, 3 में से 1 सीट क्या होगी? महिलाओं के लिए होगी। चलो आगे बढ़ते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार 1 वर्ष का केंद्रीय यूनियन उस विशेष वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण है। ये अपने को बताना है। बताइए, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है आपके एग्जाम्स के लिए, लेकिन देख लो क्या हो जाएगा? बजट हो जाएगा। क्योंकि 1 साल के लिए जो होता है ना वो क्या होता है? बजट जो पेश किया जाता है उसमें होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इसका बजट हो जाएगा। क्योंकि इकोनॉमिक्स है वो थोड़े बहुत कम क्वेश्चंस आएंगे, बिल्कुल इजी से इजी लेवल के आएंगे। लेकिन आज वाले में थोड़े अलग अलग क्वेश्चंस हमने रखे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो एग्जाम में, कैसा भी आपका एग्जाम आ जाए। ठीक है, सेवा कर के अधिरोपण आधार वसूली के कानून प्रावधानों में निम्नलिखित में से किस वर्ष के वित्त विधेयक के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था? ये अपने को बताना है। बताओ, ठीक है, बताइए कब किया गया था ये? तो ये किया गया था भाई 1994 में, 1994 में। चलो, आरबीआई अधिनियम 1934 की अनुसूची के अंतर्गत शामिल बैंकों को अनुसूची वाणिज्य बैंक कहा जाता है। तो ये आपको बताना है कौन सी अनुसूची में। ठीक है, आरबीआई है जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसका जो अधिनियम है, ठीक है, 1934 की खालिस्तान कौन सी अनुसूची के अंतर्गत शामिल बैंकों को अनुसूचित वाणिज्य बैंक कहा जाता है? तो ये हो जाएगा दूसरे में। कौन सी में शामिल? दूसरे में। ठीक है, चलो, बैंकों का बैंक या अंतिम ऋणदाता किसे कहा जाता है? तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है भाई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सापेक्षता का सिद्धांत, जो बार बार एग्जाम्स में आता है और बार बार मैंने आपको बताया हुआ है। तो सापेक्षता का सिद्धांत किससे संबंधित हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टीन से। किससे संबंधित हो जाएगा भाई? अल्बर्ट आइंस्टीन से संबंधित हो जाएगा आपका।
ठीक है, सापेक्षता का जो सिद्धांत है वो किससे संबंधित हो जाएगा? अल्बर्ट आइंस्टीन से हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि चुंबकीय क्षेत्र की ओर किस वस्तु को आकर्षित किए जाने की बजाय इसे प्रतिकर्षित किए जाने की परिघटना को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके साइंस के लिए। तो इसको क्या बोला जाता है? माइसनर प्रभाव बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? माइसनर प्रभाव इसको बोला जाता है। ठीक है, आकर्षित करने की बजाय क्या हो रहा होता है, उसको प्रतिकर्षित किया जाता है, उसको क्या बोला जाता है? ठीक है, ये हमसे पूछा था। जब क्षारीय प्रकृति के एक रसायन को हल्दी के लेप में मिलाया जाता है तो उसका रंग कैसा हो जाता है? तो जब भी इसको हल्दी के लेप में मिलाया जाता है तो क्या हो जाएगा? रंग क्या हो जाएगा भाई? लाल हो जाएगा। ठीक है, हल्दी कैसा होता है? पीला, पीले को मिलाएगा तो क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। ये अपने को ध्यान रख लेना है। ठीक है, लाल हो जाएगा। बहुगुणित होकर बड़ी संख्या में कोशिकाएं निर्मित करने वाली विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रजनन किया जाता है? ये अपने को बताना है। ध्यान से पढ़ो, साइंस का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान से पढ़ोगे तभी आपका आंसर निकल के आएगा कि बहुगुणित होकर बड़ी संख्या में कोशिकाएं निर्मित करने वाली विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रजनन होता है? तो यह होता है भाई पुनर्जनन होता है। ठीक है, रीजनरेशन होता है, रीजनरेशन। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किसमें जल का संवहन करने के लिए विशिष्ट ऊतक नहीं पाए जाते? तो जल का संवहन करने के लिए विशिष्ट ऊतक है वो किसमें नहीं पाए जाते? बताइए। अच्छे क्वेश्चन देख रहे हो साइंस के तो क्या हो जाएगा? फ्यूनेरिया। क्या है? फ्यूनेरिया। और ये बायोलॉजी के अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, सभी प्रकार के क्वेश्चंस करवाते हैं। मैंने एक दिन आपको पता होगा ना, फिजिक्स के हार्ड वाले क्वेश्चंस करवाए थे। आज आपके सामने कौन से आ गए हैं? आज बायोलॉजी के आ गए। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला कौन थी? ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला कौन थी? अपने को बताना है। कौन हो जाएगी? कर्णम मल्लेश्वरी जी हो जाएंगे। कर्णम मल्लेश्वरी जी हो जाएंगे। ठीक है, कर्णम मल्लेश्वरी जी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं कि फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन कहां होगा? देखो 2022 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैंने आपको करवा दिए हैं। किसने जीता? अर्जेंटीना ने जीता। ठीक है, 2022 वाला फीफा विश्व कप है, कहां पर हुआ था? कतर में हुआ था। अब आपको बताना है कि फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन कहां पर होगा? तो ये होगा भाई आपका यूएसए में, कनाडा में और मेक्सिको में। ठीक है, इन तीनों देशों के 16 शहरों में ये होने वाला है। तो यूएसए हो गया, कनाडा हो गया और मेक्सिको हो गया। तो फीफा विश्व कप 2026 और फीफा किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, 22 वाला भी और 26 वाला भी। देखो करंट का क्वेश्चन भी मैंने यहां पर डाला है कि खिलाड़ियों और उनसे संबंधित खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ये अपने को बताना है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सा सही नहीं है, ये अपने को बताना है। बताओ। माइकल वुड्स, टाइगर वुड्स, मार्टिन हिंगिस या उसेन बोल्ट? तो सारे के सारे खिलाड़ी आपको याद होने चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी मुझे कमेंट करके बताओ। सारे के सारे हैं वो कमेंट करके बताएंगे भाई। ठीक है, सारे के सारे हैं, कमेंट करके आपको बताना है। फिर मैं इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में तो जो सेव कर दूंगा, पिन कर दूंगा, आप चेक कर लेना। ठीक है, लता मंगेशकर जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। लता मंगेशकर जी बहुत प्यारी गायिका और भारत की बहुत ही प्यारी व्यक्ति। ठीक है, इंसान भी बहुत अच्छे हैं। लता मंगेशकर जी बहुत प्यारी महिला है। बताओ क्या हो जाएगा? भारत रत्न से सम्मानित कब किया गया था? 2001 में सम्मानित किया गया था। और भारत रत्न क्या है? सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। हमारे भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। बैक्टीरिया, फ्लैजेलम 3 प्रमुख संरचनात्मक तत्वों से बनी होती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा इन तत्वों में शामिल नहीं है, ये अपने को बताना है। ठीक है,
जो बैक्टीरिया फ्लैजेलम होती है वो 3 प्रमुख संरचना तत्वों से बनी होती है। अब 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा तत्व उसमें शामिल नहीं है, बताओ। ठीक है, मुझे पता है 1% ही स्टूडेंट इसका आंसर कर पाएंगे, तो क्या हो जाएगा, टोर्सो हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, टोर्सो हो जाएगा। और ये जो एग्जाम्स, ये क्वेश्चंस पता है कौन से एग्जाम्स में आए हुए हैं, ये आपके दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी, जो मैं साइंस के क्वेश्चंस करवा रहा हूं उसकी बात कर रहा हूं, और आर्मी, इन तीनों एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस ये हैं भाई। ठीक है, आज थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस इसलिए हो गए क्योंकि इसमें एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस वाले क्वेश्चंस भी हमने शामिल कर लिए हैं। जिस दिन ये शामिल नहीं करते आपके लिए थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, बताओ कि भारत में किस अवधि को स्थिर जनसंख्या वृद्धि काल कहा जाता है। वैसे तो जनसंख्या में आपको पढ़ा देंगे, लेकिन ये क्वेश्चंस नहीं होगा वहां पर, तो अभी आप देख लो। किस अवधि को स्थिर जनसंख्या वृद्धि काल कहा जाता है, तो ये हो जाएगा 1921 से 1951। क्या हो जाएगा, 1921 से 1951 में। ठीक है, चलो। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य विधानमंडल से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो राज्य के विधानमंडल से संबंधित है, ये अपने को बताना है। तो ये कौन सा भाग हो जाएगा भाई, कौन सा हो जाएगा, 6वां भाग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप सभी कमेंट करके बताओ, सभी को कमेंट करके बताना है कि किस किस के 30+ स्कोर रहा है। अगर आपने 30+ स्कोर भी किया है तो मतलब आपने ठीक ठाक स्कोर किया है। 40+ स्कोर जिसका है आज वाले टेस्ट में, इसका मतलब आपका बहुत अच्छा स्कोर है। पेपर कितना भी हार्ड आ जाए आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। 30 वालों को थोड़ी और ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, और 30 से कम जिसका स्कोर है भाई तुझे तो बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। और 40+ वाले आराम से मस्ती से चलो कि आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो आज की क्लास कैसे लगी, क्वेश्चंस कैसे लगे, कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।